तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज डेट है 19 जुलाई और हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हर साल नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? तो यह हर साल मनाया जाता है 18 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष किया था और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए इनका जो बहुत बड़ा योगदान है उसको सम्मानित करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2009 में यह घोषणा की कि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाया जाएगा। अब अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला जी के बारे में तो यह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति बनने से पहले यह दक्षिण अफ्रीका में चल रहे रंग भेद का विरोध करने वाली अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और जो रंग भेद के विरोध के कारण इनको 27 सालों के लिए रोवन द्वीप पर कारागार में भी रहना पड़ा था और दक्षिण अफ्रीका में इनको मदीवा कहकर बुलाया जाता था क्योंकि मदीवा जो है वो बुजुर्गों के लिए एक सम्मान सूचक शब्द है, तो इनको मदीवा कहकर बुलाया जाता था। अब अगर हम बात करें इनको मिले पुरस्कारों के बारे में तो 1993 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और 1990 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था और ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। 2008 में इन्हें प्रदान किया गया था गांधी शांति पुरस्कार और इनको दूसरा गांधी भी कहा जाता था क्योंकि ये गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे और जो गांधी जी का अहिंसा था, गांधी जी से इन्होंने अहिंसा का पाठ सीखा था। अगर हम बात करें अब्दुल गफ्फार खान की तो उनको कहा जाता है सीमांत गांधी और राजाजी गोपालाचारी को कहा जाता है दक्षिण का गांधी, तो उनको आप याद रखिएगा। अगर गांधी जी के बारे में बात की जाए तो इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं जिनके नाम है सुनो विद्यार्थी, हिंद स्वराज। जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये एक गुजराती भाषा की पुस्तक है और फिर उसके बाद है सत्य के प्रयोग। बात की जाए न्यूज़पेपर की तो गांधी जी के जो न्यूज़पेपर्स थे उनका नाम है यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। जो इंडियन ओपिनियन है यह साउथ अफ्रीका में चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। अगर हम बात करें आश्रम की, गांधी जी के जो आश्रम थे उनकी बात की जाए तो टॉल्स्टॉय और फिनिक्स, ये जो दोनों आश्रम थे इनकी स्थापना की गई थी साउथ अफ्रीका में। उसके अलावा अशक्ति जो आश्रम है ये उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई थी और साबरमती और सत्याग्रह ये दोनों आश्रम है अहमदाबाद में। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वह था नटाल सत्याग्रह और यह इन्होंने रंग भेद के खिलाफ 1906 में दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। और भारत में इनका पहला सत्याग्रह था चंपारण बिहार में 1917 में और ये किस लिए चलाया गया था? ये तिनकाठीय प्रथा जो नील की खेती होती है उसके खिलाफ ये चलाया गया था। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था और गांधी जी और इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। और अगर बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन की तो 1942 इसका ईयर है। हाल ही में किसके अनुसार आने वाले 5 वर्षों का औसत वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसके अनुसार अगले 5 वर्षों के दौरान पूरे साल में कम से कम 1 या अधिक महीने पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होंगे और 1.5 डिग्री तापमान को औसत तापमान वृद्धि बताया गया है। भारत के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र होंगे जिनमें अत्यधिक तापमान दर्ज किए जाएंगे और फ्रीक्वेंसी में भी वृद्धि आएगी। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बताया जा रहा है जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो पॉल्यूशन है वो इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। पॉल्यूशन का तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो CO2 है उसका जो ब्लैंकेट इफेक्ट है उसके कारण जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है उसको, इसका कारण काफ़ी टाइम से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर उसमें वृद्धि हो रही है। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तो इसकी स्थापना हुई थी 1873 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके मेंबर हैं 193। अगर हम बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसके चेयरमैन है आदर्श कुमार गोयल। बात की जाए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 को। अगर हम बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। इसके चेयरमैन हैं मृत्युंजय मोहपात्रा। बात की जाए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1872 में। वर्तमान में इसके जो हेड हैं वह है इंगर एंडरसन और इसके जो हेडक्वार्टर है वह है नैरोबी केन्या में। अब अगर बात करें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
जिनका यूज़ किया जाता है अर्थक्वेक को मेजर करने में, प्रेशर को मेजर करने में। तो अगर हम उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो जो अर्थक्वेक है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है सिस्मोग्राफ, प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है बैरोमीटर, और जो समुद्र है उनकी गहराई, उनकी डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है फेदोमीटर, और ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है हाइग्रोमीटर, और स्टडी ऑफ वाटर कंटेंट ऑन अर्थ इसको कहा जाता है हाइड्रोलॉजी। तो इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन तीसरे स्थान पर रहा? तो इसमें तीसरे स्थान पर रहा भारत पिछले साल था चौथे स्थान पर, इस साल उसमें सुधार हुआ है और वो आ गया है तीसरे स्थान पर। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो है ये यूरोप, अमेरिका, एशिया प्रशांत के 48 देशों के मध्य जारी किया जाता है। जो ये रिपोर्ट है ये अमेरिका में स्थित संपत्ति सलाहकार चुसमैन और वेकफील्ड द्वारा जारी की गई है। प्रत्येक देश का जो मूल्यांकन है वह 4 क्षेत्रों में किया गया। पहला था बाउंस बैक एबिलिटी, दूसरा था कंडीशंस, तीसरा था कॉस्ट और चौथा था रिस्क। इन 4 पैरामीटर्स पे इनका मूल्यांकन किया गया। अब इस लिस्ट में पहले स्थान पर रहा चाइना और दूसरे स्थान पर रहा अमेरिका और भारत रहा तीसरे स्थान पर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गैबोन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो इनका नाम है ओसोका रेपोंडा। ओसोका रेपोंडा गैबोन की 12वीं प्राइम मिनिस्टर और पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। इसके पहले ये रक्षा मंत्री के पद पर थीं और इनकी नियुक्ति करी है गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा ने। अगर हम बात करें गैबोन की तो ये अफ्रीका महाद्वीप की एक कंट्री है, जैसा कि आप इस मैप पे देख सकते हैं। इसकी जो राजधानी है वह है रिबले बिला। बात की जाए मुद्रा की तो मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप की तो जो लार्जेस्ट कंट्री है इस महाद्वीप का वो है अल्जीरिया, स्मॉलेस्ट कंट्री है सेशल्स, और जो हाईएस्ट पीक है वह है किलिमंजारो जो है तंजानिया में। और तंजानिया में ही है विश्व की सबसे लंबी लेक जिसको हम बोलते हैं तंगानिका। और बात की जाए लोएस्ट पॉइंट की, जो अफ्रीका है उसका लोएस्ट पॉइंट क्या है? तो वह है असल लेक जो है जिबूती में। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अगर हम बात करें अफ्रीका की सबसे बड़ी झील की तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, आपको यह दिख रही होगी लेक विक्टोरिया। तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह भूमध्य रेखा जो है वो इस पे स्थित है। जो आपको दिख रहा होगा इक्वेडोर जहाँ पे निकल रही है यह इस पर स्थित है। अब ये किन किन देशों के किनारे है? यह है युगांडा, केन्या और तंजानिया देशों के किनारे यह पे यह झील है। इसके अलावा जो नासिर झील है, नासिर झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और जो है मिस्र में। अगर हम बात करें नदियों की जो अफ्रीका में बहती हैं उनमें से विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी वो अफ्रीका में बहती है और जिसका ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन है विक्टोरिया लेक। इसको ये जो नदी है इसको कॉटन प्रोडक्शन जो है मिस्र में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन इसी नदी के किनारे होता है और ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो है वो भी इसी नदी के किनारे बना हुआ है मिस्र में। अगर हम बात करें अन्य नदियों के बारे में तो उनमें है कॉन्गो रिवर। अब कॉन्गो रिवर की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि यही नदी भूमध्य रेखा या इक्वेटोर को 2 बार काटती है, उसको काटते हुए निकलती है। अगर हम बात करें कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है तो वह है माही नदी, और जो लिम्पोपो नदी है वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो उनको आप याद रखिएगा क्योंकि उनसे सीधे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम बात करें जाम्बेजी नदी के बारे में तो जो जाम्बेजी नदी है वह भी अफ्रीका की काफी फेमस नदी है और जो निकलती है कटंगा पर्वत से। इसके अलावा बात की जाए जनजातियों के बारे में, जो अफ्रीका में जनजातियां पाई जाती हैं उनमें मसाई जो जनजाति है यह केन्या में पाई जाती है सबसे ज्यादा, और पिग्मी जो जनजाति है ये कॉन्गो बेसिन में पाई जाती है। बुशमैन जो है यह पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में, और जो जुलू है यह दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। मरुस्थल जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो मीरा कुमार है यह पहली लोकसभा स्पीकर है, पहली महिला लोकसभा स्पीकर है भारत की। और सना मरीन यह फिनलैंड की PM है वर्तमान में और यह वर्ल्ड की यंगेस्ट PM है। बात की जाए साहलेवर्क जेबड़े की तो यह इथोपिया की पहली महिला प्रेसिडेंट है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 34th ला लीगा चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो इसको जीता है रियल
मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है जिसने फाइनल्स में 2-1 से हराया विलारियल को। और फाइनल मैच में करीम बेंजेमा थे लीडिंग स्कोरर। इसके पहले रियल मैड्रिड ने 2017 में यह खिताब जीता था। अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1902 में। वर्तमान में इसके हेड कोच हैं जिनेडाइन जिडाने। बात की जाए भारत की रैंकिंग, भारत की जो फीफा रैंकिंग है वह वर्तमान में कितनी, वह है 108। 2022 का वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होना है भारत में, और 2022 में ही होना है फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है फीफा वर्ल्ड कप, उसका आयोजन होना है कतर में। 2023 में होना है वुमेन्स वर्ल्ड कप, इसका आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड दोनों देशों में। अगर हम बात करें फीफा की तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल। हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड में, और 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके हेड हैं गियानी इन्फेंटिनो। बात की जाए एफसी गोवा की तो यह एएफसी चैंपियंस लीग में खेलने वाला भारत का पहला क्लब बना। बात की जाए मोहन बागान के बारे में तो जो मोहन बागान क्लब है यह आई लीग 2019-20 इसने जीती। एटीके क्लब ने इंडियन सुपर लीग 2020 का खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत राज्य में कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो यह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड UEPPCB के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट की बिजली बन सकती है व प्रदूषण पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टेट का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी सेंटर हल्द्वानी में खोला। बशीर जाफर जो हैं इनको उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया। एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाला जो पहला राज्य बना वो भी बना उत्तराखंड। और हाल ही में उत्तराखंड ने अपनी समर कैपिटल घोषित किया गैरसैंण को, और उत्तराखंड ने SC/ST एम्प्लॉइज के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है। जो प्रमोशंस होते हैं उनमें अब SC/ST एम्प्लॉइज को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो पंजाब है घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है पंजाब ने। हिमाचल प्रदेश ई पंचायत अवार्ड मिला है इसको 2020 का, और ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क बनाने के लिए इसने एक योजना चलाई है जिसका नाम है पंचवटी योजना। बात की जाए आंध्र प्रदेश के बारे में तो छोटे व्यापारियों के लिए इसने एक योजना चलाई है जिसका नाम है जगन्नाथ चेदुड़ू योजना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे SCL टेक का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है रोशनी नादार मल्होत्रा। रोशनी नादार मल्होत्रा जो है ये वर्तमान में SCL की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर थी। शिव मल्होत्रा ने SCL टेक्नोलॉजी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद रोशनी नादार को चेयरमैन बना दिया गया SCL का। जो रोशनी नादार है ये फोर्ब्स के द्वारा 2019 में एक लिस्ट जारी की गई थी दुनिया की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की। उस लिस्ट में ये रही थी 54th प्लेस पर। अगर हम बात करें SCL की तो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, और यह एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1976 को, और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में इसके CEO हैं विजय कुमार। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो जानवी फूकन है इन्हें फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। अगर बात की जाए फिक्की की तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं उदय शंकर। बात की जाए कैथरी डी सुलीवन की तो ये पैसिफिक ओशन का जो सबसे या अर्थ का सबसे गहनतम बिंदु है मरियाना ट्रेंच, उस तक पहुंचने वाली ये पहली महिला बनी थी। बात की जाए मरियाना ट्रेंच जो है उसकी गहराई की तो वह है 11,034 मीटर के आसपास। अगर हम बात करें मैरी W जैक्सन के बारे में तो नासा ने हाल ही में अपने हेडक्वार्टर का नाम इनके नाम पर रखने की घोषणा की है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ओंगोल सब डिवीजन कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज पुरस्कार प्राप्त किया है। यह किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो यह आता है दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का सब डिवीजन जो है ओंगोल, इसको अप्रैल 2020 के महीने के लिए यह पुरस्कार
दिया गया है। और यह जो पुरस्कार है यह दिया जाता है अच्छे वाटर मैनेजमेंट और वाटर सेविंग के लिए। यह जो प्रतियोगिता थी यह 1 सितंबर 2019 से 30 जून 2020 की समय अवधि के बीच में आयोजित की गई थी। अगर हम बात करें रेलवे से जुड़े हुए कुछ अन्य क्वेश्चंस के बारे में, तो साउथ सेंट्रल रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई थी जिसका नाम था दुरंतो स्पेशल। बात की जाए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की, तो ये भारत के पहले, यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर भारत की पहली वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल लगाई गई। बात की जाए साउथ सेंट्रल रेलवे के बारे में, तो इसने एक रोबोट विकसित किया है जिसका नाम है रेल बोट। अगर हम बात करें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, तो इसका नाम बदल के कर दिया गया इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। जो देहरादून रेलवे स्टेशन है यहाँ पर जो संकेत हैं या जो मैप्स हैं इनको ब्रेल लिपि में लिखा जाएगा। और जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वर्तमान में वह कौन है, तो वह है विनोद कुमार यादव। अगर हम बात करें रेलवे ने कुछ लक्ष्य रखे हैं उनके बारे में, तो 2024 तक रेलवे का लक्ष्य है कि जो सारी की सारी लाइनें हैं उनको पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए। 2030 तक जो रेलवे चाहती है वह जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य भी रखा गया है। और 2030 तक के लिए रखा गया है ग्रीन रेलवे का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। और हाल ही में एक ट्रेन चलाई गई जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन बन गई जिसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर, इसका नाम है शेषनाग। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है इसका जो हेडक्वार्टर है वह है बिलासपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है जयपुर में। और दक्षिण मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में। और भारत में कुल रेलवे जोन्स की संख्या है 18, जिनमें से लेटेस्ट है दक्षिण तटीय रेलवे जोन या साउथ कोस्ट रेलवे जोन, इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो इसने साझेदारी की है आईबीएम के साथ। सीबीएसई करंट एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण की इन्होंने घोषणा की है। मतलब कि अब 11वीं 12वीं में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यह भी पढ़ाया जाएगा। और यह जो पाठ्यक्रम है यह आईबीएम के सहयोग के साथ विकसित किया गया है। यह पाठ्यक्रम सीबीएसई के सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड प्रोग्राम का हिस्सा है। और यह जो प्रोग्राम है यह 13 राज्यों के 200 विद्यालयों में शुरू किया जाएगा। अगर हम बात करें सीबीएसई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 को। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। मनोज आहूजा जी को हाल ही में इसका चेयरमैन बनाया गया। बात की जाए आईबीएम के बारे में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। वर्तमान में इसके सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। और यूएस पेरेंट ग्रांटेड 2019 की जो लिस्ट थी उसमें आईबीएम ने टॉप किया था 9200 पेटेंट करा के। अगर हम बात करें टीसीएस के बारे में, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना हुई थी 1968 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान में इसके सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। बात की जाए विप्रो की, तो इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है यह। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। और इसके जो ओनर हैं वह है अजीत प्रेम जी। विप्रो के सीईओ हैं थियरी डेलापोर्ट। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त का निधन हो गया है, तो वह कौन थी? यह थी नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण 2009 से 2014 तक महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और इन्होंने कई कविता संग्रह एवं कई पुस्तकें लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने एक फिल्म में भी संगीत तैयार किया था। एक फिल्म के लिए इन्होंने संगीत तैयार किया था। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो जो आचार्य पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी हैं, इनका कोरोना वायरस के चलते कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। और यह नारायण संस्थान के प्रमुख थे। ज्योत्सना भट्ट की अगर बात की जाए, तो यह एक सेरेमिक कलाकार थी और भारत में सेरेमिक आर्ट के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बात की जाए नागीदास संघवी की, तो यह गुजराती पत्रकार थे, पद्मश्री से सम्मानित थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बात की जाए ब्रह्मदेव वासुदेव की, तो यह हॉकिंस के चेयरमैन थे। हॉकिंस कुकर के ये चेयरमैन थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बात की जाए आवाद बिन हसम जामी की, तो ये जाने माने कार्टूनिस्ट थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इसमें जो हाल ही में जिनके निधन हुए हैं उनको कवर किया गया है, तो उनको आप ध्यान रखिएगा।
इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।